हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार में, अपने चैनल पे यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, देख रहे होंगे मैंने कुछ लाइनें भी लिखी है। ये एक्चुअली क्या है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। हम लोग न्यूटन के मोशन पे लास्ट पे बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मोमेंटम को पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसके पहले हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा है, उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फोर्स को पढ़ा। तो मतलब अलग अलग पार्ट्स में हम लोग अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग इस सीरीज में क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और याद रखना, ये न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत तगड़े से बनते हैं, इसलिए कोशिश किया मैंने आपको इसको थोड़ा समझाने का। देखिए होता क्या है ना, अगर मैं बात करूँ न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो किसी के बॉडी में जो मोमेंटम का जो चेंज होता है रेट होने का, जैसे हम कह सकते हैं क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। भाई कोई भी बॉडी, खुद समझो आप, कोई भी बॉडी मूवमेंट कैसे करेगा, जितना उसमें आप अधिक फोर्स लगाओ उतना अधिक मूवमेंट करेगा। यही तो होता है भाई। हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमें बॉल को फेंकना था, ठीक है, तो हमने क्या किया कि बॉल को कम फोर्स लगाया, तो हमने अब क्या हो गया, बॉल कम मूवमेंट करेगा, कम हाइट तक जाएगा। लेकिन अगर उसी बॉल को हमने अगर खूब जोर से फेंक दिया, खूब ज़्यादा उसमें फोर्स लगाया, तो क्या होगा, उस बॉल को ज़्यादा मूवमेंट करेगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेम बातें यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने मोमेंटम आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मोमेंटम की आप वीडियो देखो, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने उस क्लास में भी कहा था और इस क्लास में भी कह रहा हूँ कि बिना मोमेंटम को आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज़ आप पहले मोमेंटम को देख लेना, तभी आप इसको समझना, जो मॉस इनटू वेलोसिटी होता है। तो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी बॉडी के अप्लाइड फोर्स, जितना उस पर आप फोर्स लगाते हो। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है एक्चुअली में, मैं अगर बात करूं आपसे, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम था, समझना इसको मैं क्या कह रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम मैंने बताया है आपको, अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, भाई जब मोमेंटम जब चेंज हो रहा था तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना। जब मोमेंटम हो रहा था तो क्या हो रहा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो फोर्स होता है ना, आप ऐसे भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जो मोमेंटम चेंज हम लोग करते हैं, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, जो उस बॉडी के मोमेंटम में चेंज हुआ है और वो कितने टाइम में हुआ है। भाई जो उसके बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी में, किसी भी व्यक्ति के बॉडी में जो रेट है मोमेंटम के चेंज होने का, वो क्या है, वो क्या होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है फोर्स पे। वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। हालांकि अभी आप इसको इक्वल ना को, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इसको बाद में आगे इक्वल करूंगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मोमेंटम को किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, एम से डिफाइन करते हैं। और चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। तभी तो मोमेंटम चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। मास कांस्टेंट लेता हूँ, बाकी अपन टाइम टी कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा अगर आप लोग देखो इसको, अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप मैंने अभी इसको वो कर दिया, आप ऐसे भी लिख लो। पहले उसकी मोमेंटम उसकी बॉडी का कुछ और रहा होगा, बहुत बाद में मोमेंटम क्या होगा, कुछ और हो गया। पहले उसकी बॉडी का मोमेंटम, जो वेलोसिटी उसकी वी रही होगी, फिर अब उसकी वेलोसिटी यू हो गई है। तो हम लोग इसे से डिफाइन करते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू मत लिखिए, कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। दोनों को मैंने, एम कॉमन है तो वी माइनस यू कर दिया, और नीचे क्या था हमारा, यहाँ पे टी था। तो अब बताइए मुझसे कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, सब लोग जानते हैं। आप लिख सकते हैं क्या कि यहीं पे v नो, हम लोग क्या जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए होता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लिख लेते हैं, m इंटू ए किसके बराबर है, v माइनस यू अपॉन टी के बराबर है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसको मैं मिटा दूँ, अगर ऊपर को इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक्चुअल में जो हमारा मोमेंटम है ना, मोमेंटम की बात मैं नहीं करूँगा, फोर्स की बात करूँगा। यहाँ पे जो हमारा फोर्स है ना, वो क्या होता है समझो, वो एक्चुअली में क्या, वो मास और एक्सेलरेशन का यहाँ पे देखो रेशियो डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ पे अगर देखें तो के कोई कांस्टेंट है,
मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू एसआई में हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, केप या पुट या के इज इक्वस टू 1 सीधे लिखो आप एसआई में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वस टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप क्या कह सकते हो, फोर्स इज इक्वस टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वस टू क्या कह सकते हो आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकंड लॉ डिफाइन करता है किसका, न्यूटन का। ये कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करते हैं न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में। क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, उसका जो मोमेंटम जो चेंज होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना आप उस पर फोर्स अप्लाइड करोगे उतना उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर आप फोर्स कम अप्लाइड कर रहे हो तो मोमेंटम में कम चेंज होगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाइड कर रहे हो तो मोमेंटम में ज़्यादा चेंज होगा। ये कौन कहा था, न्यूटन साहब कहे थे। कब कहे थे, अपने सेकंड लॉ में कहे थे। बात समझ में आई। तो इससे हम लोग क्या समझ गए कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन का तो क्या प्रोडक्ट होता है। यही कारण है कि जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, ये एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम लोग इसके डेराइव्ड अगर देखें कि इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या होगी तो क्या हो जाती है, वो मास से क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, यहाँ से बनता है कि डिफाइन 1 न्यूटन, कई बार बनता है डिफाइन 1 न्यूटन। तो अगर आपको 1 न्यूटन डिफाइन होने की बात आ रही है, आपसे कोई कह रहा है कि आप 1 न्यूटन को डिफाइन करिए, तो कह दीजिए कि व्हेन कह सकते हो आप क्या भाई, हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 1 किलोग्राम है, और जो किस स्पीड से मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड के, इस पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसका क्या है, 1 मीटर, कह सकते हो क्या, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब जिसका मास 1 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका कह सकते हो क्या कि उसकी फोर्स क्या होगी, उस पर फोर्स लगने वाली क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज व्हेन a body of 1 kilogram, ठीक है, moves with acceleration of 1 meter per second square, then the force acting on that body is actually what, 1 Newton। बात समझ में आ गई। तो 1 न्यूटन अगर डिफाइन करने की बात है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे जैसे बताया मैंने आप। और दूसरी बात क्या होती है, कभी कभी इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो एग्जांपल्स में मैंने बताया था आपको, जो मोमेंटम वाला एग्जांपल था, क्रिकेट की बॉल कैच करना ना, क्रिकेट की बॉल कैच करने का हमने बताया था आपको कि क्रिकेट बॉल कैच करने हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं, पहले मतलब यहाँ से नहीं लाते, यहाँ से उसका मोमेंटम कम करते करते, क्यों, ताकि हमारे ऊपर हाथों पे फोर्स कम लगे और हमसे क्या लगे, हमको चोट कम लगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्रिकेट की बॉल की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे लाते हैं। बात समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल इसका और होता है, एक तो होता है कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, इसको आप याद रखिएगा, कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और होता है जो हम लोग हाई जंप करते हैं। भाई देखो समझो, अगर आप हाई जंप करोगे, ज़्यादा अगर हाई से आप जंप करो तो आपका मास ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है भाई। 2 कंडीशन है, जैसे ज़्यादा वेलोसिटी से हम, या तो हम देखो मोमेंटम केस में क्या है, या तो हम लोग मास ज़्यादा बढ़ा दें तो वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा दें, दोनों में से अगर एक कोई कम है तो एक थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तब भी काम चल जाएगा। मैंने समझ में आ रही है। जो फोर्स अप्लाइड होती है, जितना आप ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाइड करोगे किसी भी बॉडी पे, उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम में चेंज आएगा। और फोर्स क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव फोर्स भी होती है, पॉजिटिव। नेगेटिव फोर्स क्या होती है भाई, आप कर रहे हो सीधे फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूवमेंट क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। भाई आप क्या कर रहे हो, आप तो कार को धक्का दे रहे हो, फिर भी कार क्या हो रही है, पीछे आ रही है। तो इसे क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव फोर्स लग रही है। भाई आप तो सामने धक्का दे रहे हो लेकिन मोशन किधर हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव कह सकते हो आप, मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। और याद रखना, जो हम लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, जो सीट बेल्ट का पहनना होता है, उसको भी आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, वियरिंग ऑफ सीट बेल्ट। क्यों, क्योंकि जब आपका कार जब कार आपकी एकाएक क्या होती है, टर्न करती है, कार अगर आपकी जब एकाएक जब स्टॉप करती है
तो उसमें फोर्स लगती है, और अगर आपने सीट बेल्ट लगाया है तो आप मूव नहीं करोगे, मतलब आप गिरोगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसको आप मोमेंटम में भी यूज़ कर सकते हो और न्यूटन के सेकंड लॉ में भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या है, फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, क्या होता है कि जो किसी भी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स का एक अलग सेशन होगा। जब हम लोग पढ़ लेंगे ये सब बातें तब हम लोग उधर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वो अलग से क्लास में पूरी सारी न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन डियर तब तक आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, सब समझिए, इसका नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत अगर हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।